नमस्कार और इस विशेष चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम उन विशाल संरचनाओं के पीछे की इंजीनियरिंग में झांक रहे हैं जो नदियों पर बनती हैं, जैसे बांध और वियर। सोचिए, आप नदी के तल पर कुछ बना रहे हैं, पर नीचे की जमीन ऐसी है कि उसमें से पानी रिस सकता है। ये देखने में मामूली सा रिसाव कितना खतरनाक हो सकता है, और इंजीनियर इस अदृश्य दुश्मन से कैसे निपटते हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वे इसी पानी के रिसाव यानी सीपेज के जो बुनियादी सिद्धांत हैं उन पर रोशनी डालते हैं, और साथ ही हम उन संरचनाओं को भी देखेंगे जिनका काम नदी के पानी को नहरों तक पहुंचाना है, यानी कैनाल डाइवर्जन हेडवर्क्स। तो आज का हमारा लक्ष्य क्या है? हम समझेंगे कि इन पानी के नीचे की नींवों में क्या मुश्किलें आती हैं, जैसे कि पाइपिंग फेलियर जब मिट्टी ही बह जाती है, और अपलिफ्ट प्रेशर जो पूरी संरचना को ऊपर उठा सकता है। और फिर हम देखेंगे कि कैसे इंजीनियरों ने इन चुनौतियों का सामना करने के लिए समय के साथ अपने तरीके विकसित किए, शुरुआती सरल विचारों से लेकर कहीं ज्यादा विकसित तरीकों तक। चलिए इस विषय की तह तक चलते हैं। तो सबसे पहले मूल समस्या पर आते हैं। जब हम किसी ऐसी नींव पर पारगम्य नींव पर कोई भारी संरचना बनाते हैं तो पानी नीचे से रिसने लगता है। ये खतरनाक क्यों है? आपने दो मुख्य खतरों का जिक्र किया, पाइपिंग और अपलिफ्ट। क्या आप इन्हें थोड़ा और समझा सकते हैं? ये असल में नुकसान कैसे करते हैं? बिल्कुल। देखिए, जब पानी नींव के नीचे से रिसता है तो उसमें एक दबाव होता है, एक ऊर्जा होती है। सीपेज प्रेशर कहते हैं इसे। अगर ये दबाव खासकर जहां पानी बाहर निकल रहा है, मतलब डाउनस्ट्रीम सिरे पर, इतना ज्यादा हो जाए कि वो मिट्टी के कणों के अपने वजन पर काबू पा ले, तो पानी मिट्टी के कणों को अपने साथ बहाना शुरू कर लेता है। ओह! हाँ, शुरुआत में ये बहुत धीमा होता है, पर धीरे धीरे एक खोखला रास्ता, एक पाइप जैसा नींव के नीचे बनने लगता है। अगर ये बढ़ता गया तो पूरी नींव कमजोर हो जाती है और संरचना धंस सकती है, या पूरी तरह फेल हो सकती है। यह है पाइपिंग। और अपलिफ्ट प्रेशर? हाँ, अपलिफ्ट प्रेशर, ये पानी का ऊपर की ओर लगने वाला दबाव है। सोचिए, संरचना के नीचे हर पॉइंट पर पानी का प्रेशर है। ये दबाव पूरी संरचना को ऊपर उठाने की कोशिश करता है। अगर ये दबाव संरचना के अपने वजन से ज्यादा हो गया, तब तो मुश्किल हो जाएगी। बिल्कुल, संरचना अस्थिर हो सकती है, खासकर अगर उसमें पहले से कोई दरारें हों जिनमें पानी घुस जाए। वो पलट भी सकती है। तो ये दोनों ही बहुत गंभीर खतरे हैं। वाकई गंभीर। तो इन अदृश्य लेकिन शक्तिशाली खतरों से निपटने के लिए इंजीनियरों ने क्या तरीके निकाले? सुना है शुरुआत काफी सरल सिद्धांतों से हुई थी। हाँ, सबसे शुरुआती और प्रभावशाली सिद्धांतों में से एक था ब्लाय का क्रीप सिद्धांत। ब्लाय ने एक बहुत ही कह सकते हैं सहज विचार पेश किया। उन्होंने माना कि पानी आलसी होता है और सबसे आसान रास्ता चुनता है। वो संरचना की नींव की जो निचली सतह है उसके संपर्क में रहते हुए रेंगता है, क्रीप करता है। उन्होंने इस रेंगने वाले रास्ते की कुल लंबाई को क्रीप लेंथ कहा। उनका तर्क था कि ये रास्ता जितना लंबा होगा, पानी को उतनी ही ज्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी, और रास्ते में घर्षण की वजह से उसकी ऊर्जा उतनी ही ज्यादा खत्म होगी, हेड लॉस होगा। अच्छा। हाँ, अगर हम क्रीप लेंथ काफी लंबी कर दे तो पानी जब तक बाहर निकलेगा उसका दबाव इतना कम हो चुका होगा कि वो मिट्टी को बहा नहीं पाएगा। दिलचस्प। यानी बस पानी का रास्ता लंबा कर दो। लेकिन ब्लाय ने रास्ते के आकार के बारे में क्या सोचा? क्या सीधे रास्ते और ऊपर नीचे वाले रास्ते में कोई फर्क था? और उन्होंने सुरक्षा के लिए क्या सुझाव दिए? यहीं पर ब्लाय के सिद्धांत की एक अहम बात, और कह सकते हैं एक कमी भी सामने आती है। उन्होंने माना कि पानी चाहे सीधा हॉरिजॉन्टल रहेंगे या ऊपर नीचे वर्टिकल जाए, दोनों ही ऊर्जा कम करने में बराबर प्रभावी हैं। बराबर। क्रीप बढ़ाओ या फिर नीचे की तरफ दीवारें शीट पाइल्स लगा दो ताकि पानी को नीचे जाकर फिर ऊपर आना पड़े, वर्टिकल क्रीप बढ़े। और अपलिफ्ट से बचने के लिए उन्होंने नींव की मोटाई बढ़ाने का सुझाव दिया ताकि संरचना का वजन पानी के उठाव बल का मुकाबला कर सके। उन्होंने मोटाई की गणना में एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी इस्तेमाल किया, करीब 33% का। डिजाइन को जरूरत से लगभग 33% ज्यादा मजबूत बनाया, जो एक अच्छी इंजीनियरिंग प्रैक्टिस है वैसे। लेकिन ये मानना कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्रीप बराबर प्रभावी हैं, क्या ये सही था? पानी जब सीधे बहता है और जब उसे बाधा पार करके नीचे या ऊपर जाना पड़ता है तो ऊर्जा एक ही दर से कम होती है। ये थोड़ा सहज नहीं लगता।
आपका संदेह बिल्कुल सही है और यही ब्लाई के सिद्धांत की सबसे बड़ी आलोचना बनी। बाद के अध्ययनों और अवलोकनों से पता चला कि वर्टिकल क्रीप यानी पानी का ऊपर या नीचे जाना हॉरिजॉन्टल क्रीप की तुलना में ऊर्जा नष्ट करने में कहीं ज्यादा प्रभावी होता है। अच्छा। हाँ, सोचिए, पानी को दिशा बदलने और गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध या साथ जाने में ज्यादा मुशक्कत करनी पड़ती है ना। ब्लाई ने शीट पाइल्स के बाहरी और भीतरी सतहों के प्रभाव में भी कोई अंतर नहीं किया और बीच में लगी पाइल्स के असर को भी नजरअंदाज कर दिया। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज, एग्जिट ग्रेडियंट। एग्जिट ग्रेडियंट। हाँ, मतलब पानी जहां से बाहर निकल रहा है, ठीक उस बिंदु पर दबाव कितनी तेजी से बदल रहा है, इस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, जबकि पाइपिंग का खतरा इसी एग्जिट पॉइंट पर सबसे ज्यादा होता है। तो ब्लाई के बाद किसी ने इस वर्टिकल क्रीप वाली कमी को सुधारा। हाँ, इसके बाद आए लेन का वेटेड क्रीप सिद्धांत। लेन ने ब्लाई के डेटा का ही विश्लेषण किया और पाया कि हाँ, वर्टिकल क्रीप ज्यादा प्रभावी है। उन्होंने इसे ठीक करने के लिए एक वेटेड सिस्टम दिया। वेटेड सिस्टम ये कैसे काम करता था? लेन ने कहा कि वर्टिकल क्रीप लेंथ को पूरा गिनो, वेटेज 1, लेकिन हॉरिजॉन्टल क्रीप लेंथ का सिर्फ 1/3, 1/3 ही गिनो, क्योंकि वो कम प्रभावी है। तो अगर कोई ढलान 45 डिग्री से ज्यादा है तो उसे वर्टिकल माना, और अगर 45 डिग्री से कम है तो उसे हॉरिजॉन्टल मानकर उसकी लंबाई को 3 से भाग दे दिया। अच्छा, ठीक है। इससे कुल वेटेड क्रीप लेंथ की गणना बदल गई और डिजाइन में वर्टिकल कट ऑफ जैसे शीट पाइल्स कम महत्व बढ़ गया। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, लेन ने मोटाई की गणना में ब्लाई वाला सुरक्षा कारक इस्तेमाल नहीं किया, और लेन ने भी ब्लाई की अन्य कमियों जैसे एग्जिट ग्रेडियंट या पाइल्स के आपसी प्रभाव को संबोधित नहीं किया। तो ये एक सुधार था, पर पूरी तरह समाधान नहीं था। यानी अभी भी तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं थी। फिर कौन आया जिसने इस पहेली को सुलझाने में बड़ी भूमिका निभाई? सुना है खोसला का नाम इस क्षेत्र में बहुत अहम है। बिल्कुल, खोसला का सिद्धांत इस क्षेत्र में एक कह सकते हैं क्रांति जैसा था। यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। खोसला और उनके सहयोगियों ने भारत में कई वास्तविक संरचनाओं का अध्ययन किया और पाया कि ब्लाई और लेन के सिद्धांत कई मामलों में फेल हो रहे थे। उन्होंने समस्या को बिल्कुल नए नजरिए से देखा। नए नजरिए से क्या मतलब? खोसला ने सबसे पहले तो ब्लाई की बॉटम कंटूर के साथ रेंगने वाली धारणा को ही खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि पानी इस तरह सतह से चिपक कर नहीं चलता। पानी तो मिट्टी के कणों के बीच के रंध्रों मतलब पोर्स से होकर बहता है, और वो फिजिक्स के नियमों का पालन करता है जिसे पोटेंशियल फ्लो कहते हैं। पानी असल में सुव्यवस्थित धाराओं यानी स्ट्रीम लाइंस या फ्लो लाइंस में बहता है। स्ट्रीम लाइंस? हाँ, और इन धाराओं और समान दबाव वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाओं इक्विपोटेंशियल लाइंस के जाल को फ्लो नेट कहते हैं। ये पानी के वास्तविक प्रवाह का नक्शा है एक तरह से। फ्लो नेट, ये सुनने में ज्यादा वैज्ञानिक लग रहा है। ये कैसे बनता है और इससे सीपेज का विश्लेषण कैसे होता है? फ्लो नेट असल में एक गणितीय समीकरण है, लैप्लास इक्वेशन, उसका ग्राफिकल हल है। इसमें स्ट्रीम लाइंस यानी प्रवाह का रास्ता और इक्विपोटेंशियल लाइंस यानी समान ऊर्जा या प्रेशर वाले बिंदु एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। ये दिखाता है कि पानी कहाँ से कहाँ जा रहा है और हर बिंदु पर कितना प्रेशर बचा है। लेकिन किसी वास्तविक जटिल संरचना के लिए हाथ से सटीक फ्लो नेट बनाना बहुत मुश्किल और समय लेने वाला काम है। तो अगर फ्लो नेट बनाना इतना मुश्किल है तो खोसला का सिद्धांत व्यावहारिक कैसे हुआ? यही खोसला की प्रतिभा दिखती है। उन्होंने फ्लोनेट के पीछे के गणितीय सिद्धांत का इस्तेमाल करके एक व्यावहारिक तरीका निकाला जिसे मेथड ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कहते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स? हाँ, उन्होंने दिखाया कि किसी भी जटिल नीव प्रोफाइल को कुछ मानक सरल प्रोफाइलों के संयोजन के रूप में देखा जा सकता है, जैसे सीधा फर्श और एक पाइल या सिर्फ मोटा फर्श बिना पाइल के। इन सरल प्रोफाइलों के लिए उन्होंने गणितीय समाधान और ग्राफ विकसित किए जिनसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रेशर की गणना आसानी से की जा सकती थी। यानी जटिल समस्या को छोटे हल करने योग्य टुकड़ों में तोड़ दिया। और एग्जिट ग्रेडियंट के बारे में खोसला ने क्या कहा, जिसे ब्लाई और लेन ने नजरअंदाज कर दिया था? खोसला ने एग्जिट ग्रेडियंट पर बहुत जोर दिया। उन्होंने कहा कि पाइपिंग का असली कारण यही है। उन्होंने समझाया कि एक क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट IC होता है, दबाव बदलने की वो दर जिस पर मिट्टी बहना शुरू हो जाती है। ये मिट्टी के प्रकार पर निर्भर करता है। उन्होंने इसका पता लगाने का तरीका भी बताया, जो मिट्टी के विशिष्ट गुरुत्व G और सरंध्रता E या N पर आधारित है। सामान्य मिट्टी के लिए यह मान लगभग 1 होता है। अच्छा। फिर उन्होंने संरचना के आकार जैसे फर्श की लंबाई, पाइल की गहराई के आधार पर वास्तविक एग्जिट ग्रेडियंट IE की गणना करने का सूत्र दिया।
सुरक्षा के लिए IE हमेशा IC से काफी कम होना चाहिए, कितना कम? आमतौर पर 4 से 5 गुना कम। फैक्टर ऑफ सेफ्टी IC/IE लगभग 4 से 5 रखते हैं। इसलिए उन्होंने डाउनस्ट्रीम सिरे पर गहरी शीट पाइल लगाने की सिफारिश की ताकि IE कम हो सके। और वो प्रेशर पॉइंट्स की गणना, क्या वो भी आसान बनाई उन्होंने? हाँ, उन्होंने सरल प्रोफाइलों के लिए पाइल्स के जोड़ों, जंक्शंस जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रेशर, जिसे पोटेंशियल या अवशिष्ट हेड कहते हैं, मतलब पानी में बची हुई ऊर्जा का प्रतिशत, उसकी गणना के लिए सीधे सूत्र और चार्ट दिए। एक बहुत ही उपयोगी खोज ये थी कि नींव के नीचे विपरीत बिंदुओं पर प्रेशर का योग हमेशा 100% होता है। जैसे अपस्ट्रीम पाइल के नीचे का प्रेशर प्लस डाउनस्ट्रीम पाइल के ऊपर का प्रेशर इज इक्वल टू 100%। अरे वाह, इससे तो काफी आसानी हो गई होगी। बिल्कुल, इससे गणना करना और डिजाइन को जांचना काफी आसान हो गया। लेकिन एक सवाल अभी भी है, वास्तविक संरचनाएं तो उन सरल प्रोफाइलों जैसी नहीं होती। उनमें कई पाइल्स हो सकती हैं, फर्श मोटा हो सकता है, ढलान हो सकता है। तो इन सरल गणनाओं को वास्तविक डिजाइन पर कैसे लागू किया? बहुत अच्छा सवाल है। खोसला ने इसका भी समाधान दिया। उन्होंने इन अंतरों को ध्यान में रखते हुए कुछ सुधार, करेक्शंस सुझाए, जिन्हें सरल प्रोफाइल से मिली गणनाओं में जोड़ना या घटाना पड़ता था। कैसे सुधार? मुख्य सुधार थे, पहला, पाइल्स का आपसी हस्तक्षेप, मतलब एक पाइल पास वाली दूसरी पाइल के फ्लो पैटर्न को प्रभावित करती है, इसके लिए सुधार। दूसरा, फर्श की मोटाई। सरल प्रोफाइल में मोटाई नगण्य मानी गई थी, जबकि असल में दबाव फर्श के निचले स्तर पर लगता है, इसके लिए सुधार। और तीसरा, फर्श का ढलान। अगर फर्श समतल ना होकर ढलान वाला है तो उसका भी प्रभाव पड़ता है। नीचे की ओर ढलान के लिए पॉजिटिव, ऊपर की ओर के लिए नेगेटिव सुधार। अच्छा। हाँ, इन सुधारों के लिए भी उन्होंने तरीके और प्रतिशत बताए। इस तरह सरल गणनाओं को सुधारों के साथ मिलाकर वास्तविक संरचना का काफी सटीक विश्लेषण संभव हो गया। वाह, तो खोसला ने वाकई में सीपेज विश्लेषण को एक मजबूत सैद्धांतिक और व्यावहारिक आधार दिया। चलिए, अब नींव की सुरक्षा से आगे बढ़कर उस पूरी संरचना पर आते हैं जिसका काम नदी से नहर में पानी ले जाना है। ये कैनाल डाइवर्जन हेडवर्क्स क्या होते हैं और इनमें क्या क्या हिस्से होते हैं? बिल्कुल, खोसला का सिद्धांत हमें नींव को सुरक्षित बनाने में मदद करता है। अब उस नींव पर खड़ी होने वाली संरचना यानी कैनाल डाइवर्जन हेडवर्क्स को देखते हैं। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसका मुख्य काम नदी के पानी को नहर की ओर मोड़ना, डाइवर्ट करना है। लेकिन इसके और भी कई महत्वपूर्ण काम हैं। जैसे करना, ये सिर्फ एक ढांचा नहीं बल्कि कई हिस्सों का एक समन्वित सिस्टम है। तो इस सिस्टम के मुख्य घटक क्या क्या है? चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले वियर या बैराज। ये नदी के आर पार बनी मुख्य रुकावट है जो पानी का स्तर उठाती है। वियर में पानी मुख्य रूप से एक ऊंची दीवार, क्रेस्ट के ऊपर से बहता है, हालांकि गेट भी हो सकते हैं। बैराज में क्रेस्ट नीचा होता है और पानी का नियंत्रण मुख्य रूप से बड़े बड़े गेट से होता है। तो बैराज बेहतर है? नियंत्रण बेहतर देता है, लेकिन ज्यादा महंगा होता है। और याद रखें, ये बांध नहीं है। बांध पानी जमा करते हैं, ये सिर्फ पानी मोड़ते हैं। ठीक है। अगला हिस्सा? डिवाइड वॉल। ये एक लंबी दीवार होती है जो वियर बैराज के अक्ष के लंबवत आमतौर पर नहर के मुहाने के पास बनाई जाती है। ये नदी के तेज बहाव वाले हिस्से को एक शांत हिस्से से अलग करती है, जिसे पॉकेट कहते हैं। ये पॉकेट नहर के मुहाने, इनटेक के ठीक सामने होता है। अच्छा, तो ये पॉकेट क्यों बनाते हैं? इसका ताल्लुक अगले हिस्से से है, अंडर स्लूस या स्कोरिंग स्लूस। ये डिवाइड वॉल वाले हिस्से में वियर बैराज के नीचे के स्तर पर बने गेट वाले रास्ते होते हैं। इनका क्रेस्ट लेवल मुख्य वियर से नीचा होता है। इनका काम शानदार है। डिवाइड वॉल जो शांत पॉकेट बनाती है, उसमें भारी गाद बैठने लगती है। समय समय पर इन अंडर स्लूज के गेट खोलकर तेज बहाव पैदा किया जाता है, जिससे जमा हुई गाद बहकर डाउनस्ट्रीम में चली जाती है। इसे स्कोरिंग कहते हैं। वाह, मतलब नहर में साफ पानी भेजने के लिए? बिल्कुल, इससे नहर में साफ पानी जाता है। फिर आते हैं गाद नियंत्रण उपकरण। गाद नहरों के लिए बड़ी समस्या है। वो उनकी पानी ले जाने की क्षमता कम कर देती है। हाँ, ये तो है। तो हेडवर्क्स में गाद रोकने के विशेष इंतजाम होते हैं। एक होता है सिल्ट एक्सक्लूडर। ये नहर के पानी लेने वाले गेट, हेड रेगुलेटर से पहले अंडर स्लूस पॉकेट के फर्श पर बनता है। ये सुरंगों जैसा ढांचा होता है जो पानी की निचली परत, जिसमें भारी गाद होती है,
उसे पकड़कर अंडर स्लूज की तरफ भेज देता है और ऊपर का साफ पानी नहर में जाने देता है। और अगर फिर भी गाद चली जाए तो उसके लिए है सिल्ट इजेक्टर या एक्सट्रैक्टर। ये नहर में पानी जाने के बाद नहर के अंदर थोड़ी दूरी पर बनाया जाता है। अगर फिर भी कुछ गाद नहर में आ गई है तो ये उसे बाहर निकालने का काम करता है। बहुत सोचा समझा डिजाइन है। और क्या होता है? फिश लैडर। नदियां मछलियों का घर हैं और वे प्रजनन जैसी क्रियाओं के लिए धारा के विपरीत अपस्ट्रीम तैरती हैं। वेयर या बैराज उनके रास्ते में बाधा डालते हैं। इसीलिए मछलियों को आसानी से ऊपर चढ़ने में मदद करने के लिए एक सीढ़ी नुमा रास्ता बनाया जाता है, जिसमें आड़ी तिरछी दीवारें, बैफल वॉल्स, पानी के बहाव को धीमा करती हैं। वेग करीब 3-3.5 मीटर सेकंड से कम रखा जाता है। ये तो बहुत अच्छा है। हाँ, फिर है कैनाल हेड रेगुलेटर। ये असल में नहर का प्रवेश द्वार है, जो नहर के बिल्कुल शुरू में बना होता है। इसमें गेट लगे होते हैं जिनसे नहर में जाने वाले पानी की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है। ये बाढ़ के समय गाद को नहर में जाने से भी रोकता है, गेट बंद करके, और पानी को मापता भी है। इसे आमतौर पर वियर बैराज के अक्ष से 90 से 110 डिग्री के कोण पर बनाया जाता है, ताकि पानी आसानी से मुड़ सके। और अंत में लेकिन बहुत जरूरी, रिवर ट्रेनिंग वर्क्स। अब ये सब महंगा सेटअप बनाने के बाद ये भी जरूरी है कि नदी अपनी मनमानी न करे और संरचना को नुकसान न पहुंचाए या अपना रास्ता ही न बदल ले। इसके लिए नदी को ट्रेन करने, यानी उसके बहाव को नियंत्रित और स्थिर करने के लिए कुछ और संरचनाएं बनाई जाती हैं। इनमें गाइड बैंक्स होते हैं जो नदी को सिकोड़ कर सीधा हेडवर्क्स की तरफ लाते हैं। अच्छा, मार्जिनल बंड होते हैं जो बाढ़ के पानी को किनारों से बाहर फैलने से रोकते हैं, और ग्रोइन या स्पर्स होते हैं जो किनारों को कटाव से बचाते हैं। ये सब मिलकर हेडवर्क्स की सुरक्षा और सही कामकाज सुनिश्चित करते हैं। बहुत खूब। तो हमने देखा कि कैसे नींव के नीचे अदृश्य पानी के रिसाव को समझने और नियंत्रित करने के लिए इंजीनियरिंग सोच ब्लाई के सरल रेंगने वाले विचार से विकसित होकर खोसला के कहीं ज्यादा परिष्कृत फ्लोनेट और एग्जिट ग्रेडियंट आधारित विश्लेषण तक पहुंची। और फिर हमने देखा कि कैसे कैनाल डाइवर्शन हेडवर्क एक अकेली संरचना न होकर कई हिस्सों का एक जटिल लेकिन सुसंगत तंत्र है, जो पानी के स्तर, प्रवाह और सबसे जरूरी गाद को बड़ी सावधानी से प्रबंधित करता है। बिल्कुल, ये पूरी यात्रा दिखाती है कि कैसे अवलोकन, सिद्धांत और व्यवहारिक जरूरतें मिलकर इंजीनियरिंग समाधानों को बेहतर बनाती हैं। और ये हमें एक दिलचस्प सवाल पर भी छोड़ जाता है। खोसला का सिद्धांत अपने सुधारों के साथ दशकों तक मानक रहा है और आज भी बहुत उपयोगी है, लेकिन इसमें काफी गणनाएं और अनुमान शामिल हैं। आज हमारे पास शक्तिशाली कंप्यूटर्स और कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स (CFD) जो द्रव प्रवाह का बहुत विस्तृत अनुकरण, सिमुलेशन कर सकते हैं। हाँ, CFD तो काफी एडवांस्ड है। वही तो क्या CFD भविष्य में, खासकर बहुत जटिल भूगर्भीय स्थितियों में, सीपेज विश्लेषण के लिए खोसला के तरीकों से भी ज्यादा सटीक या शायद आसान विकल्प बन सकता है? क्या ये इन स्थापित विधियों को और बेहतर बनाने या कुछ मामलों में बदलने की क्षमता रखता है? ये सोचना इंजीनियरिंग के भविष्य के लिए काफी रोमांचक है। वाकई ये सोचने वाली बात है कि तकनीक हमें कहाँ ले जा सकती है। इस गहरी और विस्तृत चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है सुनने वालों को हाइड्रोलिक संरचनाओं की इस इंजीनियरिंग दुनिया की एक झलक मिली होगी और ये जानकारी उपयोगी लगी होगी।